दमा क्या है? दमे के अब गर्मी सर्दी दमे के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा। जी, दमा एक आम अगर हम समझना चाहें हमारे सांस की नालियों की तंगी है। तंगी है, अच्छा, ठीक है। सोजिश जिसको हम कहते हैं। और ये यूजुअली सेकेंडरी टू सम सॉर्ट ऑफ एलर्जन ट्रिगर हम जिसको कहते हैं हो सकती है, जिसमें इंडोर एलर्जन भी होते हैं, आउटडोर एलर्जन भी होते हैं। आउटडोर एलर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भी ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। बिल्कुल इंडोर ऐसे, जो एलर्जन यहाँ में पर से बहुत एक ज़्यादा है। बिल्कुल इंडोर एलर्जन में से एक इंपॉर्टेंट हम ऑलरेडी स्मोकिंग की बात कर चुके हैं, लेकिन पेंट, परफ्यूम, सोप और डिफरेंट ये कारपेट, स्टफ टॉयज़, कैट, पिजन, लव बर्ड, पैरट, ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। ये जिन चीज़ों की आपने हम ले रहे हैं सारे इसमें, जी बिल्कुल, ये ट्रिगर हैं अस्थमा को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीने से लगाए हुए सोते हैं एग्जैक्टली, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा दमा ठीक नहीं होता या हमें एलर्जी ठीक नहीं होती। तो ये जो कैट स्पेसिफिकली जो पिजन है हमारा मजहबी परिंदा, मैं इसको कहता हूँ कि लोग जो है इसको दाना पानी ऐसे डालते जैसे स्वाब का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाहौर में फैक्टर है हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। हम लोग एज अ पल्मोलॉजिस्ट इन डिजीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिनमें लंग श्रिंकेज भी शामिल है कि सांस की नालियाँ बहुत ज़्यादा जो फेफड़े हैं वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। ये तोता अगर सांस पिजन स्पेसिफिकली, लेकिन एस्थमा के लिए लव बर्ड, पिजन, पैरट, कैट, ये सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। अच्छा, आजकल ये जो स्टफ टॉयज बने हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अच्छा जी, ये देखिए जितने भी आपके घर के कारपेट हैं या जो आपके जो आप तकिए रखते हैं, इस पर डस्ट माइट आके बैठ जाते हैं। ठीक है। ये जो डस्ट माइट है बेसिकली ये ट्रिगर है। स्टफ टॉयज को हमारे यहाँ धोने का कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो जैसा पड़ा होता है उसके अंदर वही डस्ट माइट आते हैं और वही बच्चे को अक्सर छींकों का, वही दमे का और वही प्रॉब्लम का बाइस बन रहे हो। ये तो कितनी माइनर चीज़ें हैं जिनको हम नोटिस ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही होती है इसको, दमा को। बिल्कुल। और अगर आपको जब आपको अस्थमा है, फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका एज अ पेरेंट्स एंड पेशेंट ये होता है कि आप देखें कि वो कौन से ट्रिगर हैं जो बच्चे को जब मिलते हैं तो उनका अस्थमा जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। अब क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, आप देखें कारपेट ख़त्म हो चुका। कारपेट एक ज़माने में बहुत बड़ा इशू थे, और जिनको जब अस्थमा होता है, जब हम बताते हैं कि आपके पास अगर कैट है तो निकालें, तो उनको आइडिया हो जाता है और उसको वो यूजली निकाल देते हैं। लेकिन कैट को तो बहुत सारे घरों में इस तरह पाला जाता है, घर के फर्द की तरह। हाँ बिल्कुल, और बहुत से ऐसे मरीज़ भी हमने देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो मर जाएंगे जब हमने इसको बाहर निकालें। लेकिन देखिए ये एक फैक्ट है, इसको तो उनसे आप कहें आप इसको बाहर निकालें, खुद मर जाए। हाँ जी इसको निकाल के मरना है तो वैसे ही अफसोस ना आगे वैसे। ऐसे। अच्छा, ये जो हम नॉर्मली हम तकिए के ऊपर सर रख के सोते हैं, मुसलसल सांस ले रहे होते हैं तो उसके साथ तो वो भी इसकी वजह है। इसको अगर हमारे जो है धोया नहीं जाता, मुसलसल धोया नहीं रखा जाता या उसको सन एक्सपोज नहीं कराया जाता ना, धूप भी एक्सपोज करा दे तो ये डस्ट माइट किल हो जाते हैं। देखिए जब आप सोते हैं हमारी स्किन शेड ऑफ होती है, गिरती है, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो ये जो माइट्स हैं ये उन्हीं को ईट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने इनको बेडशीट को चेंज नहीं करेंगे, इनको धूप नहीं लगाएंगे, तो इनकी क्वांटिटी पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये जो है ये अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं। आप इसको धूप लगाएं, वॉश करें, कर्टन को वॉश करें, इससे आपके इंडोर पोल्यूटेंट कम हो जाएंगे। कॉकरोच जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अस्थमा का ट्रिगर है। जिस घर में कॉकरोच ज़्यादा हो उनमें भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी, हाँ जी, इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके ये इस तरफ तो कभी ध्यान ही लोगों का, अक्सर बहुत लोग कॉमन चीज़ें हैं। हाँ जी, बहुत कॉमन है। और इसके साथ मुसलसल रह रहे होते हैं, बल्कि वो लोग जिनको दमा होता है वो भी इसके साथ रह रहे होते हैं, ऐसे ही और उनको अनइंटेंशनली पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हमने अपने बिल्कुल ऐसे साथ लगाई हुई है जो इसकी वजह बन रही है। खासतौर पर सफाई का ना होना, डस्ट का होना, ये तो बहुत कॉमन है। तोते लोगों ने बहुत रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, और वो उनके साथ बैठे होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होते हैं इस्तेमाल। तोते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, इनको बड़े नाज से, और कुत्तों को भी रखा होता है उसको साथ लगा के, तो ये सारी चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं। तो ये आफ्टरऑल क्या बनता है? अब छोटे बच्चे जो है उनके अंदर भी दमा, नमूनिया। देखिए बच्चों में 3 साल तक तो हमें दमा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कहना, लेकिन कुछ अलामत हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो हमें बताती हैं कि ये अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। वो अलामत ये है कि जब उसको नज़ला ज़ुकाम होता है, उसकी छाती जकड़ी जाती है और वो 10 दिन से ज़्यादा ये एपिसोड इसको चलता है। और अगर किसी भी बच्चे को पहले साल के बाद 1 साल में ये 3 दफ़ा एपिसोड हो रहा है तो ये वीज़ी चाइल्ड होता है। लेकिन अगर यही एपिसोड 3 साल के बाद होगा तो हम इसको अस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं। बच्चों में खांसी ज़्यादा कॉमन है अस्थमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही आजकल तो बच्चों को खांसी ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं इसी के साथ लिंक कर रही होती है। एक और वजह भी हो सकती है। देखिए इसको डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है। 4 अलामत है: खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। इनमें से कोई भी अलामत कभी हो और कभी ठीक हो जाए। कभी होने का मतलब ये कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी रात को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आती है, या सर्दियों में आती है और गर्मियों में नहीं होती, प्रॉब्लम आ रहा है, तो ज़रूर एलर्जिक एस्थमेटिक प्रॉब्लम को रूल आउट करना चाहिए। सांस में जो सीटियों का बजना, समटाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई चीज़
पास बज रही है लेकिन पता चलता है आपके अपनी सीटों के पास। जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक साइन है हमारे सिम्टम्स हैं इसकी अस्थमा की। तो अगर ये सीटियाँ अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट ज़्यादा हैं, सर्दियों में ज़्यादा हैं, गर्मियों में नहीं है, ये कटिंग के सीज़न में जब ये गंदम की कटाई हो रही होती है ज़्यादा हो जाती है, तो ये बड़ा क्लासिकल अस्थमा है। तो ये एक पेशेंट बढ़ गया आपका। अच्छा ये मैंने अपने लिए पूछा था। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं? देखिए, इग्नोर करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इग्नोर करते हैं या कुछ लोग होते हैं जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि लोग इलाज भी नहीं करवा पाते, मेडिसिन नहीं ले पाते। और अगर आप डिस्काउंट पे मेडिसिन लेते हैं तो वही वो आपको पता है सब स्टैंडर्ड होती है, उसका फायदा कोई नहीं। दो चीज़ें मोहसिन ऐसे, हालांकि डिस्पाइट एक डिकेड मेरा मीडिया के साथ हो गया, एक दहाई से ऊपर गुजार दी मैंने। एस्थमा और टीबी जब आप किसी को डिक्लेयर करते हैं ना, वो डिनाइल स्टेट में चला जाता है। डॉक्टर साहब नहीं, दमा नहीं, एलर्जी है। हाँ, लोग खुद ही जज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब नहीं एलर्जी है, तो दमा नहीं, एलर्जी। हालांकि ये दोनों एक चीज़ के दो नाम। फिर आप जब उसको कहते हैं ना जी आप इनहेलर लें, नहीं डॉक्टर साहब इनहेलर नहीं लेना, ये शुरू किया था, लग गया तो लग गया। ये कंसेप्ट और टीबी जब किसी को आप बताएं तो वो तो समझें कि सेंटेंस टू डेथ है, हालांकि वो क्योरेबल डिजीज़ है। बदकिस्मती से हमारे लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए, और बहुत अफसोस होता है कि अभी भी कुछ लोग एस्थमा, जो कि एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, बाय द वे हम ये क्योरेबल क्लेम नहीं करते, कंट्रोलेबल डिजीज़ है, ऐसी स्टेज में हमारे पास आते हैं कि उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, इतना अस्थमा अनकंट्रोल हो जाता है कि वो COPD जो कि स्मोकर्स का अस्थमा होता है वो बन जाता है, इनके दिल का प्रेशर बढ़ जाता है, दाईं हाथ का पाँव पे स्वेलिंग शुरू होती है। ये स्टेज के मरीज़ अभी भी हम देखते हैं 2000। ये पाँव जब स्वेलन होती है इसी की वजह? जी, बाजू का जब दमे का मरीज़ बहुत पुराना हो जाता है और उसके प्रेशर लंग का बढ़ जाए तो राइट हार्ट भी डायलेट कर जाता है, ये COPD में कन्वर्ट हो जाता है दमा। ये भी अभी भी हम ऐसे केसेस देखते हैं, दमे की ये सूरत हाल भी बन जाती है। TB, एक TB और टीवी कभी हमें उसका नशा था, अब कम हो गया मोबाइल के आने के बाद, लेकिन टीबी क्या है? और अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने पहले कहा कि जिनको लगता है टीबी हो गया तो लोग डिनाइल में चले जाते हैं, अब शायद हमें बचना ही नहीं है, अब तो बस आखिरी स्टेज आ गई। ये पहले तो टीबी है क्या और ये क्या काबिल इलाज है? जी अनफॉर्चुनेटली हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। यस। इतने सालों के बावजूद भी बदकिस्मती है इस हमारी कि हम अभी तक पूरी दुनिया में ड्रग सेंसिटिव टीबी में 5वें नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, हाई बर्डन कंट्री में हमने अभी भी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। हालांकि आप हैरान होंगे ये सुन के कि हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हाँ। अब देखिए, किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब हम एस्थमा की बात करते हैं, डॉक्टर साहब इनहेलर बहुत महंगा है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। ऐसी बीमारी जिसकी तशखीस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यहीं पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके टेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टिल वी अनएबल टू कंट्रोल दिस डिजीज़ एंड इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़। याद रखिए, ये काबिले इलाज है 97%। ऐसा ना आप सोचेंगे टीबी हो गया तो अब ख़त्म है। जी बिल्कुल, वापसी नहीं हो सकती। हम किसी बीमारी के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह टीबी इज़ द ओनली डिजीज़ जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि 97% ये काबिल इलाज मर्ज। अच्छा, टीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे, टीबी क्या है? पहले तो ये बताइएगा टीबी होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कितना हमें नुकसानदेह है? देखिए, टीबी हमारी इकॉनमी को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। ठीक है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको आप भी बताता हूँ। एक तो पहली बात है, टीबी एक जरासीम है जो खांसने से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें एज अ नेशन समझनी है, हमने अपने बच्चों को कफ एटिकेट समझाने हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है या आपकी तबीयत ख़राब है तो मास्क इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन। अगर वो करते हैं आप दूसरों को बचा लेते हैं। अगर मास्क उस वक्त नहीं पहन सकते तो कफ एटिकेट्स का मतलब है कि अपनी एल्बो पे आपने कफ करना है, रादर देन कि आप अपने हाथ पे या हैंड करचीफ पे करें और दोबारा उसको अपने पॉकेट में डाल दें। देखिए, पहले रुमाल होता था, लेकिन अब कोरोना के बाद जो लोग नहीं भी यूज़ करते थे इसको मास्क को, अब वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है आप मास्क पहने। अच्छा, फिर होता ये है कि अगर आप एक जरासीम है जो एक शख्स जिसको टीबी है और आप उसको नहीं ट्रीट करें तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों को टीबी में मुब्तला कर रहा है। एक शख्स एक साल में 10 से 15 को मुब्तला लोगों को मुब्तला कर, एक साल अपने साथ बिल्कुल बना लेते। अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 3.25 लाख लोगों को टीबी होनी चाहिए। जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो 3.5-4 लाख लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। वो जो गैप है वो मार्केट में फिर रहा है और यही वो पूल है जो डायग्नोज नहीं हो रहा, जो हम तक नहीं पहुंच रहे, और वो मार्केट में हर साल 10 से 15 लोगों को, और वो अपने साथ इतने लोगों को ले जाते हैं। अगर वो 1000 हैं तो एक साल में 15,000। हाँ बिल्कुल। सो दिस इज़ द मेन इशू कि हमने उनको कैसे
कैचअप करना है। अच्छा, मरीज़ की अलामत बड़ी सिंपल होती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि खांसी करने से जरासीम जो दूसरे बंदे में शिफ्ट होते हैं उससे, या और भी कोई वजह है इसकी फैलाव की? यही मेन वजह यही है ना। मेन यही। देखिए मजदूर तबके में बहुत कॉमन होती है, वो सारे गांव से उठ के एक कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे होते हैं। फिर आप एंड अबव आधे स्मोकर होते हैं, तो वो लोग जो जिसको टीबी होती है वो आपके साथ रात दिन बैठा खांसी कर रहा होता है। जब तक उसको अलामत होती है वो ऑलरेडी मरीज़ों में टीबी स्प्रेड कर चुका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक। और इसमें एक और चीज़ भी तो है ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लाड प्यार जब माँ बाप कर रहे होते हैं तो वो खांसी करते हैं तो मुंह के ऊपर ही कर देते हैं, पीछे भी नहीं हटते, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही। और उनको पता भी बाय द वे इस वक्त सिम्टम का नहीं होता, और इसकी सिम्टम भी मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए। अगर आपको खांसी आ रही है 2 हफ्ते तक आपको खांसी मुसलसल, आपको बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, आपको बुखार है, हल्का बुखार है, शाम को ज़्यादा है और उसके साथ भूख कम है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, वज़न आपका कम हो रहा है, ये अलामत आपको शक डाल देती हैं कि आपको टीबी है। तो टेस्ट करवा लें फौरी। अब कोई मुश्किल, किसी भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जाएं, आपका टेस्ट, पहला टेस्ट इज़ एक्सरे टेस्ट, बिकॉज 80% टीबी जो है वो फेफड़ों को बिलोंग करती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, टीबी हर ऑर्गन को करती है डैमेज। आई भी देखी हमने, ब्रेन भी देखी हमने, दिल की भी देखी हमने, दिमाग की भी देखी हमने अंतरियों की भी देखी हमने, जॉइंट की भी देखी, नेम एनी ऑर्गन हमने सारी टीबी पाकिस्तान में देखी। अच्छा, ये सब हिस्सों को टीबी होता है? हाँ जी, टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन। 80% लंग्स और रेस्ट जो है वो 20% होती है। अच्छा, ये कॉमन तो ये समझा जाता है कि सिर्फ लंग्स को होता है? नो, अंतरियों की टीबी बहुत कॉमन है। बोन टीबी बहुत ज़्यादा हमने देखी, ब्रेन टीबी। आप बोन टीबी? हाँ, अब आप एपिन्स जाएँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जो हमारा है, वहाँ पे आप देखें पेशेंट ब्रेन टीबी के बहुत कॉमन होते हैं। सो ये दिस इज़ नॉट अनकॉमन। और ये, लेकिन ये आप लोगों को तो पता है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। देखिए लेट आते हैं ना, देखना ब्रेन टीबी आप किसी को बोलोगे तो टीबी तो लंग्स का होता है। हाँ, तो ये दिमाग की टीबी कहाँ से आ गई? यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसको कहते हैं लिम्फ नोड की टीबी, ये बड़ी कॉमन है। और ये पूरे जिस्म के अंदर जो बनी होती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है? ये लिम्फ नोड की होती है, लिम्फ नोड होते हैं ना पूरे जिस्म में इतनी बनी, तकलीफ भी नहीं होती उनसे, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो नहीं, वो और चीज़ है। वो एक लाइपोमा भी बाय द वे होता है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन टीबी लिम्फ नोड की बड़ी कॉमन है, ये भी है। तो ये कितना नुकसानदेह है? ये कब तक, किस लेवल पे जाके आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है? लेकिन आप जैसे कह रहे थे काबिल इलाज है, लेकिन उसकी तरफ हम जाते भी नहीं ना, और लोगों के रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा समटाइम नहीं होते।